Hello, good morning everybody. Welcome all of you in online classes of school.com. लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिटरमिनेंट के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ा था और एक्सरसाइज 4A को हमने लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के रिगार्डिंग कुछ चीजें समझने वाले हैं। सबसे पहली बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि आप डिटरमिनेंट को हमेशा एक्सपेंड करके वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, या जनरली क्वेश्चंस में आपको लिख के आएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में विदाउट एक्सपेंडिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। तो आपको एक्सपेंड नहीं करना, तो फिर क्या करना है, फिर कैसे वैल्यूज फाइंड करेंगे? तो आप वहां प्रॉपर्टीज लगा के वैल्यू फाइंड करेंगे। तो डिटरमिनेंट के लिए कोई भी 3/3 की डिटरमिनेंट हो या 2/2 की डिटरमिनेंट हो, तो उसे हम विदाउट एक्सपेंडिशन भी हम सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज। तो कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे और उनके कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज जो आपकी एनसीईआरटी में दी है, उनके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। साथ के साथ जो प्रॉपर्टी नंबर आपके एनसीईआरटी में पड़े हुए हैं, उसके डिफर कुछ नंबर्स बनेंगे, क्योंकि बीच में हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज को ऐड करेंगे, तो नंबर चेंज होंगे तो उससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। प्रॉपर्टीज कैसे यूज करेंगे और प्रॉपर्टीज यूज करने के बाद हम क्या लिखेंगे, वो सारा कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में जब आपको एग्जांपल्स डिस्कस कराएंगे तब समझाएंगे। पहले हम प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, if rows of a determinant change into columns or columns interchange into या change into rows, then the value of determinant remain unchanged। क्या लिखा था फर्स्ट प्रॉपर्टी में कि अगर कोई डिटरमिनेंट है उसकी रोज को कन्वर्ट कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए किसमें, कॉलम्स में, या फिर कॉलम्स को किसमें बदल दिया जाए, रोज में, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज, यानी कि तब वैल्यू जो होगी डिटरमिनेंट की वो क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी। तो इसके कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। इन्होंने बोला है कि अगर एज जैसे इफ डेल्टा कोई डिटरमिनेंट है, मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू डेल्टा है, कोई डिटरमिनेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो इस डिटरमिनेंट की रोज को कॉलम में कन्वर्ट करने के बाद कोई एक नई डिटरमिनेंट मिल रही है डेल्टा 1। इसकी रोज को किसमें कन्वर्ट करने के बाद, कॉलम्स में। तो कॉलम्स में कन्वर्ट करेंगे, रो पहली रो उठाई ए बी सी कॉलम बना दिया, दूसरी रो उठाई डी ई एफ और तीसरी रो उठाई जी एच आई। तो आपसे कह रहा है देन डेल्टा की जो वैल्यू होगी वो डेल्टा 1 की वैल्यू के इक्वल होगा। दोबारा इस प्रॉपर्टीज का स्टेटमेंट समझ लेते हैं। ये कह रहा है कि अगर कोई डिटरमिनेंट है उसकी रोज को चेंज कर दिया जाए किसमें, कॉलम्स में, या फिर कॉलम्स को चेंज कर दिया जाए किसमें, रोज में, तब डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसी रहेगी, रिमेन अनचेंज, यानी डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। हमने एक डिटरमिनेंट लिया था डेल्टा, जिसकी में क्या था, ए बी सी फर्स्ट रो में और सेकंड में डी ई एफ थे, थर्ड रो में जी एच आई थे। इसकी रोज को कन्वर्ट किया हमने कॉलम्स में और एक और नई डिटरमिनेंट बनाई डेल्टा 1। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी इन दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, इनमें कोई भी चेंज नहीं रहेगा, यानी डेल्टा की वैल्यू रहेगी डेल्टा 1 के बराबर। तो यहां से हम एक और प्रॉपर्टी मतलब एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ सकते हैं। अगर कोई यहां इस पूरी मैट्रिक्स को ए मान लेता हूं, अगर इसको डिटरमिनेंट हटा के मैट्रिक्स बनाऊं तो मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई एफ और जी एच आई। तो ए का जो डिटरमिनेंट था और ये जो है एक, अगर ये मैट्रिक्स ए है तो इसका जो ट्रांसपोज है उसी का तो डिटरमिनेंट लिया गया। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में बताया था मैंने, रोज को चेंज कर देते हैं किसमें, कॉलम्स में। तो अगर मैं इसमें देखूं
इस अगर इस मैट्रिक्स की बात करता मैं इसे, तो ये इसका ट्रांसपोज ही तो है, तो ये ट्रांसपोज का जो डिटरमिनेंट आया है उसकी वैल्यू और मैट्रिक्स ए के डिटरमिनेंट की वैल्यू दोनों क्या है, इक्वल है, यानी ए का डिटरमिनेंट इक्वल होगा ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट। क्लियर? तो ये प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट हमारी कंप्लीट हो गई। अब है सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टीज में क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी ये कह रहा है इफ any two rows or two columns are interchanged to each other, then the value of determinant will be same what sign will change। क्या बोला आपने? इफ टू रोज और टू कॉलम्स आर इंटरचेंज टू ईच अदर, यानी कि कोई भी दो रो या दो कॉलम्स को क्या कर लीजिए, इंटरचेंज कर लीजिए एक दूसरे से, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी सेम। क्या रहेगा वैल्यू डिटरमिनेंट की, या कह सकते हैं विल बी अनचेंज। डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे रहेगी, अनचेंज रहेगी, लेकिन साइन उनका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी डिटरमिनेंट है, इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, डेल्टा है, मैंने यहां क्या ऐड किया 3 2 1 1 2 3 1 1 4, एक डिटरमिनेंट ले लिया और इस डिटरमिनेंट में की वैल्यू में क्या किया, एंड इस डिटरमिनेंट से मैंने क्या किया, एक नया डिटरमिनेंट बनाया, उसमें क्या किया है, R1 को इंटरचेंज कर लिया, रो फर्स्ट को इंटरचेंज कर लिया किससे, रो 2 से। ध्यान से देखिएगा, आपने क्या कहा, अगर इफ एनी रोज टू रोज और टू कॉलम्स इंटरचेंज, अगर कोई दो रो या दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो वैल्यू तो अनचेंज रहेगी, लेकिन उसका साइन चेंज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, मैंने इस डिटरमिनेंट से एक नई डिटरमिनेंट बना रहा हूं, कैसे बना रहा हूं, पहली दो रो को चेंज करके। जब मैंने पहली दो रो को इंटरचेंज किया तो यहां हो जाएगा आपका 1 2 3 3 2 1 1 1 4, ठीक है ना। तो अब मुझे दिखाना है कि ये इन दोनों की वैल्यूज तो सेम आएंगे लेकिन साइन डिफर आएंगे, ठीक है। तो मैं इसे सॉल्व करता हूं, एक्सपेंड कर रहा हूं मैं, R1 क्या लूंगी, तो 3 इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे, इसका ऐसे होगा 4 2 जा 8 -3 -2 इंटू ये और ये डिलीट करेंगे 4 -3 प्लस 1 इंटू ये और ये डिलीट करेंगे 1 -2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 8 -3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, -2 इंटू 1 बचेगा यहाँ, प्लस 1 इंटू -1 बचेगा, कुल मिला के आपको मिल जाएगा यहाँ 15 -2 -1, कुल मिला के यहाँ बचेगा आपके पास कितना, 12। तो अगर इसकी वैल्यू 12 आई है तो हमें दिखाना पड़ेगा कि डेल्टा 1 की वैल्यू क्या आएगी, -12 आएगी। तो ये हो जाएगा आपका, सॉल्व करिए, 1 रो और कॉलम जब डिलीट करेंगे 8 -1 -2 2 की रो और कॉलम डिलीट किया 12 -1 प्लस 3 रो और कॉलम डिलीट करेंगे 3 -2, ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 7 -2 इंटू 11 और 3 इंटू 1, कुल मिला के 7 -22 प्लस का 3, कुल मिला के माइनस का 22 बचेगा, प्लस का 12 बचेगा, वो सही माइनस प्लस का 10 बचेगा, आंसर आएगा -12। तो आपने देखा कि जो वैल्यू आ रही है वो तो इक्वल आ रही है, लेकिन उनके साइन चेंज अपोजिट आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, डेल्टा 1 की जो वैल्यू होगी वो माइनस डेल्टा के इक्वल
होगी। तो दो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने समझा हुआ है यहाँ पर। पहली प्रॉपर्टी समझी थी, अगर किसी भी डिटरमिनेंट की रोज को चेंज कर दिया जाए किसमें, कॉलम्स में, या कॉलम्स को रोज में चेंज कर दिया जाए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू अनचेंज रहेगी। लेकिन अगर किसी भी डिटरमिनेंट की कोई दो रो या दो कॉलम्स को अगर क्या कर लिया जाए, इंटरचेंज कर लिया जाए, तो वैल्यू तो सेम रहेगी लेकिन उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो देखा था हमने, एक की वैल्यू 12 आई तो दूसरी की वैल्यू कितनी आ रही है, -12 आ रही है। आप इसे नोट करिएगा। अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर थर्ड को डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है, if each element of any row or column of a determinant is zero, then the value of determinant is also equal to zero। क्या लिखा आप लोगों ने कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट के किसी मतलब किसी भी रो या कॉलम के हर एलिमेंट क्या है, जीरो है, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। लिखा हुआ है इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो, किसी भी रो का हर एलिमेंट या कॉलम का हर एलिमेंट क्या है, जीरो है किसी भी डिटरमिनेंट में, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो होगी। एज इसके लिए लिख लेते हैं, इफ डेल्टा इज इक्वल टू है 0 0 0 1 2 3 और 4 5 6 कुछ भी हो जाता है, तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, जीरो ही रहेगी, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट रो का ईच एलिमेंट क्या है, जीरो है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, आप इसे एक्सपेंड करके वेरीफाई भी कर सकते हैं। इफ टू रोज और टू कॉलम्स of a determinant if two rows or two columns of a determinant are identical, then the value of determinant of determinant will be जीरो। वैल्यू डिटरमिनेंट की क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। कब जीरो हो जाएगी, इफ टू रोज और टू कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, कोई भी दो रो या दो कॉलम्स किसकी, एक डिटरमिनेंट की कैसी है, आइडेंटिकल है, तो देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो जाएगी, विल बी जीरो। आइडेंटिकल का मतलब होता है बिल्कुल एक जैसे हैं, यानी कि एक एग्जांपल लेके समझ सकते हैं हम यहाँ, इफ डेल्टा इज इक्वल टू है ए बी सी डी ई एफ और ए बी सी, तो जब आप देखेंगे इसमें R1 में जो एलिमेंट आ रहे हैं और R3 में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो कैसे एक जैसे हैं। देखिए ए बी सी, तो ये दोनों रो कैसे हो गए, आइडेंटिकल हो गए, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और लिखेंगे कैसे जीरो है, सिंस R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। R1 और R3 कैसे हो गए, आइडेंटिकल हो गए। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5। क्या होगा, इफ corresponding element of two rows
of any two rows or two columns are proportional, then value of determinant will be 0. क्या होगी? इफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट एनी ऑफ एनी टू रो, किसी भी दो रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट या कोई सी दो कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? प्रोपोर्शनल है, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0. एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए भी. इफ डेल्टा ले लिया हमने ए बी सी और एम ए एम बी एम सी और डी ई एफ. ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट रो देखिए सेकंड रो देखिए, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का रेशियो निकालिए. 1 ए अपॉन एम ए से कटेगा 1:m आएगा, इसका भी 1:m, इसका भी 1:m, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. ठीक है ना? तो ये कुछ और प्रॉपर्टीज थी जिनमें तीनों कंडीशन में क्या आ रहा है? आंसर 0 आ रहा है. पहली कंडीशन थी अगर किसी भी एक डिटरमिनेंट के साथ कोई एक रो या कोई कॉलम के सारे एलिमेंट अगर 0 हो जाते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी. दोबारा समझ लेते हैं. इफ एनी रो, इफ क्या है हमारी पहली प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम इज 0 देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0. अगर सारे एलिमेंट किसी भी रो या कॉलम के 0 हो जाते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी. प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या है? अगर दो रो या दो कॉलम क्या हो जाते हैं? आइडेंटिकल हो जाते हैं, तब भी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी. प्रॉपर्टी नंबर 5 में है अगर कोई दो रो या दो कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? प्रोपोर्शनल है, तब भी उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी. तो ये प्रॉपर्टी आप नोट करिएगा. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. आगे की कुछ और प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6. प्रॉपर्टी को आपको नंबर से याद नहीं करना, मैं सारी प्रॉपर्टीज बता दे रहा हूं जो भी बन सकती हैं, आप जो लगा सकते हैं. स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे हम लोग क्वेश्चन लगाते हुए, तो वो मैं आपको एग्जांपल डिस्कस करेंगे हम लोग, तब जरूर देख लेंगे. साथ के साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आपको प्रॉपर्टी सारी समझ में आनी चाहिए. अगर कोई भी प्रॉपर्टी समझ में नहीं आती है तो आप दोबारा से उसे डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है ना? तो प्रॉपर्टी नंबर 6 है इफ एनी रो or column of a determinant is multiplied by y any scalar, कोई भी स्केलर है, मान लेते हैं m है, then the value of new determinant will be m times of given determinant. क्या लिखा आप लोगों ने? अगर कोई भी रो या कोई कॉलम है किसी भी डिटरमिनेंट का, उसमें m का मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो नई डिटरमिनेंट मिलेगी उसकी वैल्यू क्या होगी? m टाइम्स होगी किसके? गिवन डिटरमिनेंट के. समझ लेते हैं. एज इफ डेल्टा इज इक्वल टू है कितना? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई. ठीक है ना? एंड डेल्टा 1 जो नई डिटरमिनेंट है उसमें वो कब मिल रही है? पहली रो में m का मल्टीप्लाई करके, एम ए एम बी एम सी और डी ई एफ जी एच आई. तो ये जो डेल्टा 1 है वो क्या होगा? m टाइम्स होगा किसके? m टाइम्स होगा पिछले डिटरमिनेंट, गिवन डिटरमिनेंट, यानी m टाइम्स होगा किसके? डेल्टा के.
तो इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए मैं बहुत एक आसान सी चीज बताता हूँ। अगर मैट्रिक्स की बात होती थी तो मैट्रिक्स में जब हम बात करते थे तो अगर किसी का भी मल्टीप्लाई करते थे तो हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना होता था या कॉमन निकालते थे। तो मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट में अगर कोई चीज कॉमन है, कोई भी एलिमेंट या कोई भी नंबर कॉमन है तो उसे कॉमन निकाल लेते थे। लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं है। डिटरमिनेंट में क्या है, अगर कोई एग्जांपल में एक के तौर पे मैं समझा रहा हूँ आपको, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक एग्जांपल ले लेता हूं, विदाउट एक्सपेंडिंग so that वन टू थ्री 2 4 6 1 1 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, इसे 0 प्रूव करना है तो हमने क्या किया, एलएचएस ले लिया। डेल्टा इज इक्वल टू 1 2 3 2 4 6 और 1 1 5। आपको दिख रहा होगा कि यहां क्या है, जो यहां तो 1 2 3 है, ये यहां इसे लिख सकता हूं मैं 2 इंटू 1 2 इंटू 2 और 2 इंटू 3। अब ध्यान से देखेंगे हम, सेकंड रो में कुछ कॉमन आ रहा है। तो डिटरमिनेंट में स्पेशलिटी होती है कि अगर किसी रो में या कॉलम में कोई भी सेम वैल्यू कॉमन आ रही है उसे आप कॉमन निकाल सकते हैं, कैरी आउट कर सकते हैं। तो 2 को कॉमन किया आपने तो ये हो जाएगा 1 2 3 और ये भी हो जाएगा 1 2 3 और 1 1 5। आपने देखा फर्स्ट 2 रोज आर आइडेंटिकल, तो जब ये दो रो आइडेंटिकल हो गई तो 2 इंटू 0 हो जाएगा। मैंने कहा था अगर कोई दो रो आइडेंटिकल हो जाती है तो क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाता है। तो ये कुल मिला के 0 मतलब RHS के बराबर आ जाएगा। लिखेंगे क्या, सिंस R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल। ठीक है ना, ये हो गया प्रॉपर्टी। मतलब हम लोगों ने प्रॉपर्टी नंबर 6 को डिस्कस कर लिया है। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 7 है, इफ एनी रो और कॉलम of any of a determinant is expressed as the sum of two terms, then it can be expressed as given below। क्या लिखा, इफ एनी रो और कॉलम, कोई भी रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज एक्सप्रेस एज द सम ऑफ टू टर्म्स, अगर इसे वो एक्सप्रेस्ड है किसके सम में, दो टर्म के सम में, देन इट कैन बी एक्सप्रेस एज गिवन बिलो। उसे एक्सप्रेस किया जा सकता है कैसे, गिवन बिलो। कैसे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू है ए बी सी डी ई एफ और ये है ए प्लस लेमडा डी, या ए प्लस लेमडा पी ले लेता हूं, और ये v प्लस लेमडा क्यू ले लेते हैं हम लोग, और c प्लस लेमडा आर ले लेते हैं। तो इसको आपने देखा कि इसमें जो थर्ड कॉलम है इसके जो एलिमेंट्स हैं वो दो टर्म के सम में एक्सप्रेस किए गए हैं। सम ऑफ टू टर्म्स, दो टर्म के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस किए गए हैं। तो इन्हें कैसे ब्रेक कर सकते हैं वो देखिएगा। आपने ए बी सी लिया, डी ई एफ लिया और फिर ए बी सी ले लिया, यानी फर्स्ट एलिमेंट ले लिया, अलग कर लिया। फिर क्या लिया, प्लस ए बी सी लिया, डी ई एफ लिया और फिर सेकंड एलिमेंट जो है लैम्डा पी, लैम्डा क्यू, लैम्डा आर। ऐसे आप इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई भी रो या कॉलम दो टर्म्स के सम में है तो दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं और दोनों के में अलग अलग डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 7 होगी।
प्रॉपर्टी नंबर 8 में बहुत कुछ नहीं है। जैसे आपने देखा था कि इनवर्स जब हम निकालते थे तो किसी रो या कॉलम में क्या करते थे, कोई भी ऑपरेशन कर सकते थे। तो प्रॉपर्टी नंबर 8 में बस इतना है, any row or column can be operate with the help of other rows or column। यानी किसी भी रो और कॉलम में क्या कर सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, किसी अदर रो और कॉलम की हेल्प से। तो जो इनवर्स में आपने ऑपरेशन लगाने सिखाए सीखे थे, बिल्कुल सेम उसी की तरह आप ऑपरेशन कर सकते थे। इनवर्स में क्या था, आप किसी भी रो में या कॉलम में किसी एक रो या कॉलम की हेल्प से करते थे। यहाँ आप एक की भी हेल्प ले सकते हैं, दो की हेल्प ले सकते हैं, या सारे रो। किसी R1 में अगर आपको ऑपरेशन करना है तो R1 में ऑपरेशन करने के लिए आप किसी एक रो की हेल्प ले सकते हैं, या बची हुई दोनों या बची हुई तीनों रो की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टीज थे। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप लोग सारी प्रॉपर्टीज को तैयार कर लीजिएगा और इन पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स है आपकी बुक में, उन्हें भी कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।